के खिलाफ हम मजबूती से लड़े। दूसरा हमारे पास विकल्प है एक विशाल व्यवस्था का। वो विशाल व्यवस्था क्या है? वो विशाल व्यवस्था हजारों साल पुरानी हमारी सबसे दुनिया की मजबूत व्यवस्था खाद्य व्यवस्था। खाद्य व्यवस्था से सरकार डरती है। 1952 में पंचायती राज लागू करके खाद्य व्यवस्था को कमजोर बनाया गया। खाद्य व्यवस्था को कमजोर बनाने का एक ही इनके पास तरीका था कि भाई पंचायती राज लागू कर दो, गांव में चुनाव होंगे, लोग आपस में लड़ लड़ के बैठ जाएंगे। आज इसी कारण हमारे जो पंचायती व्यवस्था है, जो ग्राम पंचायतें हैं, इनके कारण गांव में बड़ा बिखराव आया, जिसकी वजह से खाप पंचायतों का जो रुतबा था, जो ताकत थी, जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी। और मैं इस पंचायत में भी देख रहा हूं कि युवाओं की संख्या बहुत कम है। ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में युवा नहीं है? सबके घर में युवा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। कोई कामयाब है, कोई बेरोजगार है, कोई काम की तलाश में है, कोई अपना भविष्य बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज जरूर डालो, अगर ये अपने घरों में बैठे रह गए आपके बच्चे और आप ऐसे आंदोलनों में जाते रहे खाली, तो एक दिन वो आएगा, आप तो चले जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ी कभी आंदोलन में नहीं जाएगी। ये सोच के हमें आज ही चलना होगा। इसलिए खाप का विचार बहुत ज्यादा जरूरी है, खाप की ताकत बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को खाप के बारे में बताओ कि खाप व्यवस्था कैसी है। और जो भी ये 12 खाप की धरती है, 12 खाप के जो भी सम्मानित लोग हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये एक कमेटी बनाएं, कुछ युवाओं को उसमें शामिल करें और वो गांव गांव जाए, जो खाप का प्रचार करे, खाप की व्यवस्था के बारे में बताए। खाप व्यवस्था के ऊपर 5-6 साल का मेरा रिसर्च है। मैं यहां से लेके नासिक तक भी गया हूं, बिहार में पटना तक भी गया हूं। वहां तक अपनी खाप व्यवस्था थी, जो आज सीमित होकर सिर्फ हरियाणा और यूपी में रह गई है। और हैरानी की बात तो है, टोहाना से आगे खाप के बारे में कोई जानता भी नहीं। हरियाणा में भी हम संकुचित हो गए। आज हरियाणा में 6,841 गांव हैं। 7 नई पंचायतें पिछली योजना में बनी थी, तो 7,848 आप लगा लो, 6,848। तो पूरे ये जो हमारा जो रूरल हरियाणा है, ग्रामीण हरियाणा है, इसकी मजबूत व्यवस्था है खाप। अगर आप खाप के माध्यम से कोई भी प्रस्ताव पास करते हैं तो प्रशासन की मजबूरी है, इन अधिकारियों की मजबूरी है, उस कानून को ये लागू करेंगे। क्योंकि वो ऐसे प्रस्ताव अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में हमारे जो खाप के पुराने प्रतिनिधि रहे, हमारे बुजुर्ग रहे, उन्होंने पास किए और वो लागू हुए। और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। वहां जो खाप का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में, सोरम गांव है, एक बहुत बड़ा गांव, खाप का हेडक्वार्टर है वहां पे लिखित में आज भी चिट्ठियां रखी हुई। और जो खाप के प्रवक्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि 10-15 लोगों को महीने में, 2 महीने में वहां पे हेडक्वार्टर में जरूर लेके जाओ, विजिट कराओ उनकी, ताकि लोगों में ये जो खाप की जागृति है ये और बढ़े और उनको खाप की नॉलेज हो। खाप की नॉलेज होगी तो हम एक दिन पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर देंगे। ये जिस तरीके से आपने ताला यहां पे लगा रखा है ना, ये आपने किस अधिकार से लगा रखा आपको पता है? जन अधिकार से। और जन अधिकार की सबसे बड़ी व्यवस्था दुनिया में खाप व्यवस्था है। 100% शुद्ध लोकतंत्र अगर कहीं पर है तो वो खाप व्यवस्था में है। खाप व्यवस्था में ना तो भ्रष्टाचार हो सकता है, ना ही किसी के साथ अन्याय हो सकता है। और संविधान को भी अगर कोई युवा साथी है आपके घरों में भी होगा, उनसे पूछना, अपने बच्चों को बोलना, भाई संविधान को जरूर पढ़ा करो, क्योंकि ये जो संविधान लिया गया 30% हिस्सा प्योर खाप व्यवस्था से लिया गया है। और इसी का एक अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 में यह कहा गया है कि राज्य सरकारों को सीधा आदेश है, राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक और न्याय समाज की सभी इकाइयों को दे, मजबूती से उनके सामने रखें। इसमें एक एक करके मैं इसका अर्थ बताता हूं आपको। सामाजिक न्याय का सबसे पहला अर्थ यह है, जो भी समाज हमारा है, जहां भी जिस भी एरिया में हम रह रहे हैं, उसमें होने वाली सभी जन सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करेगी, सरकार आपको देगी। यह सामाजिक न्याय है। दूसरा है आर्थिक न्याय, जिसके लिए आज पास लड़ रहे हो, इस संस्था के ऊपर आपने ताला लगा रखा है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। कुछ लोग आपको आके ये भी बोल देंगे, अरे ये किसान कहीं भी अड़ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। नहीं, अनजाने में भी ये लोग इतने जागरूक हैं कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी भी इतने जागरूक नहीं है। आप संविधान के अनुच्छेद 38 की यहां बैठ के पालना कर रहे हो आज के दिन, क्योंकि आप अपने आर्थिक अधिकार के लिए लड़ रहे हो। ये अनुच्छेद 38 का आर्थिक अधिकार आपको कहता है, जब भी आपके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार हो, किसी भी तरीके की आर्थिक असमानता हो, तो
आप सड़क पर निकलो, अधिकारियों से मिलो, संस्थाओं में जाओ और वहां पर अपनी बात मजबूती से रखो। और अनुच्छेद 19 ने आपको अधिकार दिया कि आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, पूरे देश में, संसद के सामने भी कर सकते हो। यह कुछ मजबूरी आ रही है पिछले दौर की कि हम संसद के सामने पहुंच नहीं पाते, उससे पहले रोक दिया जाता है। 26 जनवरी को आप लोगों ने बहुत मजबूती से प्रदर्शन किया और आप वहां तक पहुंचे, और वहां पर आपकी हाजिरी जिस दिन हुई उस दिन पूरे देश में यह बात गई कि किसान दिल्ली में घुस चुके हैं। दिल्ली की गर्दन के ऊपर आपने पैर रखने की कोशिश की, ये इसी ताकत से की क्योंकि आपके पीछे, आपके शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो खाप का खून दौड़ रहा है। दूसरा, वो इसमें वो नहीं कर सकता, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। आप इस पूरे देश में सिस्टम को उठा के देख लो, समस्याओं को उठा के देख लो, पूरा देश प्रताड़ित है। किसी भी बाजार में जाके देख लो, दुकानदार से लेकर व्यापारी सब प्रताड़ित हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन करने की ताकत अगर किसी के भीतर है तो आपके भीतर है, दूसरा किसी के भीतर नहीं है। वो जाते हैं और उनको डंडे मार के भगा दिया जाता है, लेकिन जब आप सड़क पर निकलते हो तो प्रशासन आगे आगे लाइन में चलता है और आप मजबूती से अपना आंदोलन जीतते हो। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री को आपके सामने झुकना पड़ा। तो ये खाप की ताकत है, खाप की ताकत को जानना और पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो अनुच्छेद 38 में मैंने एक बात बताई, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है आपके चुने हुए नुमाइंदे। पहली बात तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, एक चीज मैं आपको बता दूं, संविधान में इनका कहीं जिक्र नहीं है। ये गुंडागर्दी के टोल हैं, गुंडागर्दी के टोल। संविधान इनको कोई अनुमति नहीं देता। इन्होंने पिछले दरवाजे से पॉलिटिकल पार्टियां बनाई और अपनी अपनी पार्टियां बना के ये किस तरीके से हमें लूट रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और किसानों को बर्बाद करने की तो उन्होंने पूरी तरह से कसम खा ली। 1960-65 का वो दशक था जब देश से अनाज विदेशों में गया और देश में डॉलर आया। उस डॉलर से ये उद्योग धंधे खड़े हुए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हुए, अंबानी अदानी खड़े हुए। और उस टाइम के ऊपर एक बात थी कि ये किसानों का पैसा है, किसानों के अनाज का पैसा है। ये पैसा जब देश में आएगा, इससे उद्योग खड़े होंगे तो ये लोग किसानों की मदद करेंगे। लेकिन इन्होंने उल्टा काम किया। इन्होंने क्या किया? जमीन हड़पना शुरू कर दिया। आपकी जमीनों को काट काट के हाईवे बनाने शुरू कर दिए। आपसे जमीनें खरीद ली गई। असल बात तो यह है, ये आपसे जमीन खरीद ही नहीं सकते क्योंकि जमीन अनमोल है, जमीन की कीमत नहीं है। ये आपसे जमीन लीज पर ले सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध जागरूक लोगों से यह भी है, जब भी आसपास कहीं हाईवे निकलता है और आपकी जमीन उसमें आ जाती है तो आप लीज डॉक्यूमेंट बनवाइए, लीज का पूरा पैसा लीजिए, 100 साल के लिए उसको हाईवे दीजिए सरकार को। और 100 साल तक वो जो अभी तो पैसा दे ही रही है आपको, 100 साल तक भी आपको हर महीने उस रोड से, उस हाईवे से जो कमाई होती है, टोल टैक्स या किसी भी माध्यम से, या उसके ऊपर जितने भी वाहन चलते हैं, उनसे होने वाली कमाई में भी आपकी हिस्सेदारी, इस हिस्सेदारी को छोड़ो मत, भूलो मत। नहीं तो एक दिन ये सारी जमीनों के ऊपर कब्जा हो जाएगा। नई बात मैं आपको बता दूं, एक एग्रो रूट इस देश में निकाला जा रहा है। दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब को चीरते हुए पूरा कटरा तक वो जाएगा। ये एग्रो रूट है। कुछ लोगों को ये भ्रम, हमने कानून वापस करवा दिए, चलो अब सही हो गया, आगे भी करवा देंगे वापस। नहीं, ये कानून वापस नहीं हुए। जब तक इस एग्रो रूट को रोका नहीं जाएगा, अगर इसको नहीं रोक सकते तो आप झूठ बोलते हो और मैं भी आपके सामने झूठ बोल रहा हूं कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ये एग्रो रूट ऐसा रूट है जो पूरे देश के किसानों को हरियाणा, पंजाब, यूपी तक, हरिद्वार तक, ये इसके जो 6 विंग निकल रहे हैं, इसके अंदर से 6 क्लस्टर बनेंगे। आपका सारा अनाज हड़पा जाएगा और उसमें रखा जाएगा। आपकी मजबूरी होगी, मंडियां खत्म हो रही है, गारंटी है इस बात की। मेरे से लिख के दे सकता हूं। ये एमएसपी भूल जाओ, आप सब कुछ खत्म करेंगे, उस क्लस्टर में आपका अनाज जाएगा। आपकी इतनी मजबूरी, क्योंकि आर्थिक रूप से हमें इतना कमजोर बना दिया गया। एक छोटी सी आर्थिक बात, इकोनॉमिक टर्म की बात बताऊंगा आपको, जो कोई नहीं बताएगा, अधिकारी तो बताएंगे नहीं, अधिकारियों के ऊपर तो पाबंदी। ये जो जींद का एरिया है, यहाँ पे इतना बुरी तरह से कैंसर फैल रहा है, लेकिन एक भी रिपोर्ट कोई भी अधिकारी आगे नहीं भेज रहा है कि यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। पर गांव में 15 कैंसर डेथ हो रही है। लेकिन कोरोना का बवाल है, कोरोना के नाम के ऊपर फंडिंग है, कोरोना के ऊपर नाम के ऊपर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। इसको इंजेक्शन लगाओ, उसको इंजेक्शन लगाओ, लोग मर जाते हैं, उनको मुआवजा तक नहीं दिया जाता है। तो ये एक और बात मैं आपको बाजार की बताता हूं, बाजारवाद की। बाजारवाद आपको कैसे होता है? आप जब भी फसल बेच के आते हैं, आपको जो पैसा मिलता है वो 1 रुपए के हिसाब से मिलता है, 1 रुपए की करेंसी के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से। लेकिन आज इन्फ्लेशन, आपने न्यूज में एक शब्द सुना होगा, मुद्रास्फीति। इस मुद्रास्फीति शब्द का इतना बड़ा यूज हमारे खिलाफ किया गया है, इसको आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ा हुआ है सरकार ने। पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने इसी वजह से इस्तीफा दे दिया कि भाई
इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, सरकार कंट्रोल करे। इसका फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट को जा रहा है, आम लोग मारा जा रहा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए मजबूरी में आधी रात को उन्होंने इस्तीफा लेके दे दिया, इस्तीफा लिख के दे दिया सरकार ने। और उसकी जगह आरबीआई गवर्नर दूसरा बैठा दिया गया। उसके बाद उसने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं पेश की, क्योंकि सरकार ने बैठाया। सरकार जिसको बैठाएगी सरकार के पक्ष की बात करेगा। तो ये इन्फ्लेशन जो है ये आपको कैसे तोड़ रहा है, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। ये जो आपकी इनकम होती है, हम फसल बेच के आते हैं, आप गेहूं बेचते हो, बाड़ी बेचते हो या सरसों बेचते हो, इसमें 1 रुपए की करेंसी के हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब आप बाजार में जाएंगे तो आज के दिन इन्फ्लेशन रेट 6.01 है। 6% लगा लो आप, 6% के हिसाब से सीधे 60 रुपए हो गए। बाजार के रुपए की कीमत 60 है, मतलब उसके 1 रुपए के बदले आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। 1 रुपए की चीज के लिए 60 रुपए आप देते हो। 100 रुपए की चीज है तो 160 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए की चीज है तो आपको 1,60,000 रुपए देने पड़ेंगे। लोग बोलते हैं कि फसल में घाटा हो गया। एक कहावत बुजुर्गों से मैंने सुनी है, उत्तम खेती मध्यम वान करे चाकरी कुकर निदान, कि खेती सबसे उत्तम है और व्यापार मध्यम है और नौकरी करना तो कुत्ते के समान है। ये बुजुर्गों की कहावत है। सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मानित, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन ये तो बात पलट गई, आज के दिन उल्टी कैसे होगी? नौकरी को तवज्जो देने लगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है उसकी कीमत घटा दी गई है और आप जो बाजार में जाके पैसा दे रहे हो उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। बात काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहीं पे इस विषय को शांत करता हूं और अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अपनी जो भी लड़ाई है इसको हर जगह आर्थिक लड़ाई बना के लड़ो। अगर आर्थिक लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हमारी जेबें कटती रहेंगी। और दूसरा, ये जो मुआवजे की बात है, मुआवजा आपको 100% मिलेगा, मुआवजा मिलना भी चाहिए। इसके साथ में एक लाइन और जोड़ूंगा इसमें, मुआवजे के साथ साथ यह भी बात रखी जाए, जब भी फसलों का एरिया में नुकसान होता है और जो किसान केसीसी लिमिट ले रखे हैं, किसी के जो लोन का कार्ड पे मिलता है आप लोगों को, उसमें भी सब्सिडी मिले उस टाइम पे, कम से कम 40% मिले, ताकि हमारे ऊपर प्रेशर कम हो और आर्थिक लाभ हो। अपनी पेट और पॉकेट की बात सोचना शुरू कर दो। भाषण तो बहुत तरीके के हो जाएंगे, ज्ञान बोधनीय आ जाएंगे, लेकिन मेन मकसद ये पेट और पॉकेट है। जो कॉर्पोरेट बैठे हैं, नेता मंत्री अधिकारी बैठे हैं, सिर्फ पैसे की भाषा जानते हैं, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और हम आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें मजबूत होना है आर्थिक रूप से, और अपने जो आर्थिक ढांचे हैं, आर्थिक विवाद हैं, उनके लिए लड़ना शुरू करो हर जगह। चाहे बिजली के बिलों की बात हो या पानी के कनेक्शन की बात हो या नदी के पानी की सिंचाई की बात हो, आप आर्थिक मुद्दों के ऊपर जरूर लड़ो। और ये आर्थिक मुद्दे के ऊपर आज यहाँ पे आप बैठे हो, नोगामा खाप की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमारी खाप की कार्यकारिणी पूरी यहाँ पे आई हुई है, हमारा पूरा समर्थन आपके इस अभियान को है। और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, संख्या बल की जरूरत पड़ेगी, संख्या बल लेके आएंगे, विचारों की जरूरत पड़ेगी, विचार के साथ आपके साथ हैं, जहां भी जैसा भी समर्थन होगा तन मन धन से हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश लुड़का। अभी आपके बीच में एडवोकेट भाई सुशील उगाड़ल जी पहुंचे। हम यहाँ धरना स्थल पर पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राखी बारा खाप के मुख्य सचेतक अब मैं बुलाऊंगा मास्टर चंद्र प्रकाश जी, वो आए। एक बार बहुत ही मजबूती के साथ, किसान एकता, किसान एकता, किसान भाईचारा, किसान भाईचारा, इनकलाब, इनकलाब। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य राखी बारा खाप पंचग्रामी और हमारे साथ लगती खाप नौगामा से जो बहुत ही हमारे सम्मानित पंचायती सरदार यहाँ आए हैं, उन सब को अपनी बारा खाप की तरफ से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में वो हमें सहयोग देने के लिए
हमारे पास कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन देने के लिए आए हैं। इसके लिए वो सारे के सारे बधाई के पात्र हैं, हम उनके आभारी हैं। मैं एक बात रखना चाहता हूं कि भाई ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमने एकदम से शिखर पर लेकर नहीं गए। हमने बहुत ही एक प्रजातांत्रिक जो तरीका होता है किसी बात का, उस तरीके से पूरी ये 17-18 गांव जो आज पीड़ित की अवस्था में हमारे सामने बैठे हैं, ये बिल्कुल एक नियम से चले। इन्होंने जैसे पहले नियम होता है कि भाई अपनी मुश्किल को, अपनी कठिनाई को सरकार के संज्ञान में लेना, और उसका माध्यम एक ही होता है, भाई ज्ञापन दिया जाता है। तो हमारी कमेटी ने जब हमें मुआवजा की घोषणा नहीं हुई तो वो संज्ञान लेकर के वो एसडीएम से मिले और अपनी तकलीफ को ज्ञापन के रूप में उनके सामने रखा। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके ऊपर भी कोई विचार नहीं हुआ। उसके बाद फिर से पंचायत हुई, उसके अंदर इसके पूरे जो घटनाक्रम था, जो भूत था, जो हमने अपनाया था तरीका, उसके ऊपर विश्लेषण किया गया। तो आखिर एक ही बात आई कि जब ज्ञापन से कोई बात नहीं बनती तो पंचायती रूप से कुछ अपनी हाजिरी दर्ज कराई जाए, प्रशासन को अपनी संख्या बल के ऊपर कुछ झुकने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए मजबूर किया जाए। तो फिर उसके लिए पंचायत के रूप में 5 दिन तक यहाँ बैठे रहे और ये सोचा कि भाई शायद सरकार हमारी बात मान ले। लेकिन दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि सरकार की कानों पर जून तक नहीं रहेगी। उसके बाद मजबूरन कल हमने सुबह ही अल्टीमेटम देना पड़ा। हमारे जो इस प्रोग्राम के मुख्य संयोजक हैं भाई सुरेश कोच जी, उन्होंने सुबह ही ये घोषणा की थी कि भाई या तो प्रशासन इन पीड़ितों की बात सुनने के लिए हाजिर हो और अन्यथा 1 बजे जो है इस तहसील को ताला लगा दिया जाएगा। इतना अल्टीमेटम देने के बाद भी किसान साथियों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई सीआईडी का छोटा अधिकारी भी यहाँ हमें ये कहने के लिए नहीं आया कि आप थोड़ा सा और इंतजार करो। आखिर 1 बजे का समय हुआ और मजबूरन हमने इस तहसील के ऊपर कब्जा करना पड़ा। आज इस समय ये तहसील के जो है दोनों गेट लॉकअप है। तो मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूं, एक छोटी सी दृष्टांत के अनुसार। एक बार ऐसा सूत बैठा कि भाई एक व्यापारी और एक अपना सुरेश कोतबर का किसान का जंगल पानी जाके एक साथ हाथों उनका सूत बैठ गया। तो व्यापारी के मन में ये बात आई कि भाई अगर तू जल्दी उठ लेगा तो ये किसान भाई ने सोचेगा ये तो जंगल पानी के हाथ भी ठीक प्रकार से नहीं धोते। वो भी ला गया और ये देख के सुरेश कोतरे भी नीचे वो देखा कि भाई इसके मन में तो कुछ न कुछ तेरे प्रति पाप है, शंका है। ये भी ये चाहता है कि भाई ये जो उठ ले फिर तू उठिए। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों अपने छपके मारेंगे। अब बाट देखे उस व्यापारी का लड़का ने देखा भाई पिताजी तो नहीं आए, पापा को नहीं आया, और भाई लेन देन वाले, खरीद फरोख्त वाले जो है घर का चक्कर काटने लग गए। तो वो बाट देख के तालाब पर गया और जाके कहने लगा, बाबू ये कर रहा है? थोड़ा जोड़ पे बैठा करा दो, लेन देन आया के खरीद फरोख्त आया गया, ताता बंद रहा है तो तोड़ा करके घरा। और नु बोला वह छोरे सुन ले, तो फलाना तो बाजरा तुला ले, उसकी कपास तुला ले, उसके वो पीछे दे दिए, उसका न्यू कर दिए। यानी सांझ तई का कार्यक्रम उस लड़के को दे दिया कि भाई सांझ तई तो इसका मतलब सुरेश ने सोचा वह सांझ तई का तो पक्का हो गया, सांझ तई तो उठता नहीं। इसके बाद बाट देख के जाट का छोरा भी आ गया, वो बाबू नहीं आया कि मैं गड़बड़ तो नहीं होगी, आया तो वो भी जोर पर छीटे लग रहे मारने। तो कहने लगा बाबू कि मैं बताओ आज कौन से खेत में जाना है, नोड़ा जाना है कि ये काम करना है? नो बोला सुन रहे छोरे, कल अपनी वो झोटी नहीं हुई थी नहीं, बोला वह ब्याह हुआ उस दिन ध्यान रखिए कदे जेर खाजे। 10.5 महीने ठोकी ला दी। यह ठोकी लांदे जो व्यापारी था उसका पसीना आया,
अब 10.5 महीना में तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तो इसलिए वो कहने लगा भाई सुरेश अपनी के जिद लाग रही है मेरा तो लिख लिया। बोला वह पहला खड़ा होना तो सीखा है नहीं, पहला तो खड़ा हो। तो कहने का तात्पर्य यह है इस सरकार को मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूं कि भाई ये तो 10.5 महीना का काम समझवा के घर जब आ रहे हैं और तेरा काम नहीं चलेगा 24 घंटे भी लेना देना कानून पास करना ये करना वो करना। तो इस करके अपनी जिद छोड़ दे, हम जिद पे नहीं बैठे, हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और अपना हक प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे। मैंने कल भी एक बात कही थी, हम सरकार से कोई खैरात नहीं मांग रहे, हमने अपनी फसलों के बीमे कराए हैं, हमारे खातों से जो है बीमे की राशि कटी हुई है और उसके बाद भी हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। तो ये तो एक प्रकार का हमारा बहुत ही शोषण है, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो हम तो अपना हक मानने के लिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सरकार इस बात ने सोच ले भाई तन्ने ठा के फिर उठाएंगे, पहला हमें उठा कोई नहीं। ये बिल्कुल दावे के साथ और मजबूती के साथ मैं सरकार को इस माध्यम से कहना चाहता हूं। अब आती है खाप की बातें। भाई आमतौर पर यह कहा जाता है कि खापें जो है हर्षवर्धन के समय से चली है। खाप व्यवस्था तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इंसान ने झुंडा में रहना शुरू कर दिया था। ये अलग बात है कि उसका लिखित कहीं प्रमाण ना मिला होगा, लेकिन जब आदमी अकेला जंगलों में घूमता था और उसको तरह तरह के खतरे होते थे तो उन्होंने झुंड में रहना शुरू कर दिया। अब कुछ समय के बाद उन झुंडा में भी खतरा होने लग गया, क्योंकि बड़ा झुंड जो है छोटे झुंड को तंगे करता था। तो फिर आसपास के कई झुंडा ने मिलके और आपस में एक बड़ा झुंड बना लिया, जो एक हम जिसको आज खाप के रूप में कहते हैं। जब भी कोई संकट का समय होता था तो आसपास से ढोल नगाड़े पीपे बजा के सूचित कर दिया जाता था भाई फलाने दूसरा जो समूह है वो हमें तंग करके रहने के लिए आया हुआ है, और वो साथी जो है उसकी मदद के लिए पहुंचते थे। ये व्यवस्था आज से नहीं उसी समय से है जब इंसान ने उसे संभाला था। तो इस खाप का महत्व बहुत ज्यादा है, ये सही है। अगर आज सरकार किसी बात से डरती है, अगर किसी बात का दबाव है सरकार के ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाप का है। खाप को खत्म करने के लिए न्यायिक तौर पर सामाजिक तौर पर अनेक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से खाप का वजूद खत्म हो जाए और ये जैसा हम चलावा ऐसे ये किसान चले। लेकिन आप पीछे किसान आंदोलन से भी इतने बात तो समझ लेनी चाहिए थी। इनकी मंशा क्या थी कि भाई ये नवंबर में बैठे थे, भाई मार्च अप्रैल में जो फसल आवेगी तो दाने काटने पड़ेंगे, कटाई करनी पड़ेगी, ये आपको उठ के बांध देंगे। लेकिन इन अच्छी प्रकार से देख लिया, वो फसल भी कटी, दाने भी निकले, मंडी में भी बिके, सब कुछ हुआ, लेकिन धरना यूं का यूं 100% चलता रहा। उसके बाद इनकी मंशा थी कि भाई चलो बुआरा का टाइम आओगा, बिजाई हो जाएगी, किसी ने बाड़ी बोनी है, किसी ने जीरी लानी है, किसी ने बाजरा बोना है, तब ये चले जाएंगे। लेकिन तब भी ये किसान वहीं पर डटे रहे। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार को, अगर उसके कान में कोई गड़बड़ है तो खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि वो ये ना मानने कि ये किसी दबाव में आके या किसी भय में आके यहाँ से उठ के चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने अपने समान रूप जो मुआवजा है वो हमारी पहली मांग है, पहली हमारी जरूरत है और पहली हमारी इच्छा है। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी हम इस मैदान को, इस जो स्थान है, इसको, इस मंच को छोड़ने वाले नहीं है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक बात और है, संख्या बल। कल इस मैदान के अंदर इतनी संख्या थी जो हजारों में थी, आज वो घटके मुझे दिखाई दे रही है सैकड़ों में। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं। अगर इसी प्रकार से ये संख्या हमारी घटती रही ना तो भाई चुतड़ा पर दांत लागेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा। कल भी मैंने ये कहा था कि आज से कल आने वाले कल में 10 गुना संख्या होनी चाहिए, लेकिन आज 10 गुना संख्या बढ़ने की बजाय 10 गुना संख्या कम होगी। तो ये हमारे लिए
चिंता का विषय है। तो कल से इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसा पहले भी वक्ताओं ने कहा है कि भाई कम से कम जितने हम बैठे हैं वो एक तो अपने साथ जरूर ले आओ, चाहे कड़ियां लेना हो, चाहे लुगाई ने ले आओ और चाहे मानस ने ले आओ। एक जवानों की संख्या कम है, तो अपने परिवार के जो भी युवा हैं उनसे भी अपील करो कि भाई मुआवजा मिलेगा तो हमने भी किमें खान पीन ने पढ़ने ने पार नोट ने कोई सुविधा मिलेगी, नहीं तो किसान के पास तो कुछ भी नहीं। अब 1 एकड़ के ऊपर कम से कम जो है नहीं चुगाई तक का हम हिसाब लगावा तो 60-70 लाख रुपए, 1000 रुपए एक किले के ऊपर किसान का खर्चा आया हुआ है। और उसकी अगर पैदावार को देखा तो वो सिर्फ 5-7 हजार रुपए की ही हुई है। तो एक किसान को जब 50-60 हजार रुपए का नुकसान है तो किसान भाइयों, मैं तो इस बात के चलो मैं पेंशन मिल रही है उसके कारण गुजारा हो रहा है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि भाई ये किसान अपना गुजारा कैसे करेंगे, ये अपना नमक मिर्च का पैसा कहां से देंगे, ये अपनी फसल अगली कहां से बोएंगे, बीज कहां से लाएंगे, खाद कहां से लाएंगे, ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या है। तो साथियों, हमने अपनी सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, अरे तो अकाल भी हो अपना एक भाई ईश्वर सिंह जी थे मोर, उन्हें बहुत सही उदाहरण दिया था कि भाई जीभ कटाएंगे तो छोटे दी। तो या तो जीभ कटाने वाली बात है, जब तक हम जीभ नहीं कटावांगे तो आपने कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैं पूरे उपस्थित जनसमूह से हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना करता हूं कि कल जो संख्या इससे कम से कम 5-7 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं, कोई हमारे पास आए ना आए, यहाँ भाईचारे में बैठे, ये तो सौभाग्य है कि कितने दूर के लोग जो है नहीं आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की राजी खुशी का पता लग रहा है। ये तो हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य है। तो ज्यादा ज्यादा संख्या में कल पहुंचो, कल नहीं बल्कि जब तक ये धरना चलता है अपना एक निश्चय बना लो कि भाई इतने बजे मैंने खाना खाना है और इतने बजे मैंने धरने में पहुंच जाना है। पूरा अपना टाइम टेबल बनाओ और समय के ऊपर यहाँ आओ, सहयोग दो, कमेटी का सहयोग करो, आने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विचारों को सुनो और कुछ अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। इतना होने के बाद भी ये भी एक डर है कि अगर मान ले मुआवजा हो गया फिर भी हमारे अंदर इतनी जागृति नहीं है, हम फिर पटवारियां गले गले फिरांगे, एक पहले 100-200 ले ले, क्योंकि इसे छोड़ेंगे कि भाई सरकार ने आदेश तो दे दिया लेकिन सारा ने को नहीं मिला मुआवजा, जिसका हम लिख के देंगे उसी का मुआवजा होगा, तो फिर हम उनके पिठ लगू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने छोड़ के जागृति की तरफ किसानों बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जब इस हरियाणा का किसान जाग जाएगा, जब वो अपने अधिकारों को पहचान लेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको किसी तरह से भी नुकसान पहुंचा दे। तो आशा है आप कल ज्यादा संख्या में आओगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाओगे। अगर कोई भूल चूक ऐसी बात निकल गई हो किसी से तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी होगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा रामफल कंडेला जी को, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय किसान साथियों, वारा खाप के चौधरी हो, पंचग्रामी का नाम से मशहूर ये मुंह का नजदीक रखो थोड़ा, पंचायत स्टैंड ले ले, बहुत बहादुर आपका पीछे करिश्मे इस पंचायत के हैं, क्योंकि हम भी बहुत दिनों से यहाँ देखने लग रहे हैं। जब ये संस्था हमने भारतीय किसान यूनियन के नाम से खड़ी की थी, उस टाइम पे भी पंचग्रामी का हमारे को बहुत ज्यादा सहयोग मिला करता था, सतरोड़ का भी सहयोग मिलता था। हम कंडेला की तरफ से, रामराय की तरफ से और बिनान खाप की तरफ से, आपका मुडाड़ की तरफ से, सारी पंचायतों को साथ में लेकर के उसका एक नाम किसान से यूनियन के नाम से रखा गया, क्योंकि पंचायतों के अंदर जो है नहीं वो सामाजिक ताना बाना जो है नहीं उसको सुलझाने के लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। और ये जो संस्था बनाई गई ये अपना आर्थिक संपन्नता के लिए जो है नहीं हमने ये तैयार की
और उसके अंदर जो आर्थिकता में हमारे किसी किस्म की बाधाएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए मतलब बनाया गया। जो सरकार संविधान के तहत हमारे को अधिकार दिए हुए हैं उनके अंदर तोड़फोड़ करके राजनेता लोगों अपने स्वार्थ के लिए हर बार उसके अंदर विच्छेद करके नए नए कानून दिखा करके बड़े प्रलोभन दिखा करके आप लोगों को हमारे अंदर से जो नहीं विचलित करके एक दूसरे को इधर उधर करने की कोशिश और सिर्फ वोट के लिए करती थी और उसकी मात्रा वो अपना आप में दिखाती थी। अब मेरे साथ में इतने किसान हैं। तो साथियों, आज जो पोजीशन आई है आपने देखा, 1 साल 13 महीना वाला काम, उसके अंदर आपने देखा जो चीज आप आज करने लग रहे हो, आज से करीबन 7 साल पहले जब ये बीमा पॉलिसी आई तो उस टाइम पर आपकी ये संस्था आपके बीच में हर गांव में घूमी। जिस प्रकार से आज हमने मुआवजे के लिए घूमना पड़ रहा है उसी प्रकार से उस दिन था। हमने कहा सरकार आर्थिक लाभ तो हमारे को कभी देती ही नहीं, मगर उसके बाद भी जो आप ये तरीका लाने लग रहे हो, जो कागजी कार्रवाई के ऊपर टिप्पणी करके लाने लग रहे हो और उसको जुडिशरी तक पहुंचाने की कोशिश करने लग रहे हो, ये बहुत बड़ा घातक जो है जनता के साथ में होगा। आप लोगों को बताया, आपके भी थोड़ा बहुत समझ में आया। बहुत लोग जो है बड़ी मुश्किल से हमारे साथ में आकर के ये बात कहने लगे, हाँ भाई यह बात तो हो सकती है। हमने उसके लिए हर एक बैंक में ज्ञापन दिया, हर अधिकारी कर्मचारी को ज्ञापन दिया, राजनेता और राष्ट्रपति तक को हमने ज्ञापन दिया। ये जो है समाज में एक बहुत बड़ी क्रूरता पैदा होगी और कुछ मुट्ठी भर लोग जो है उनका स्वार्थ सिद्धि होगी, उनका ज्यादा पेट अर्पण होगा, किसान को जो हर बार में तर्पण ही तर्पण होगा। मगर हमारे राजनेताओं ने और उनके गुर्गों ने उस बात को हमारे सामने नहीं अटकने दिया। जब हम वो ज्ञापन देते थे तो जिस प्रकार से आपने ये रोक रखा है उसी प्रकार से हम भी बैंक को जाकर के रोकते थे और कहते थे बैंक तो एक पैसे का धंधा है और वहां आप ये काम नहीं कर सकते थे। हम कहते थे हमारे ऊपर डकैती के मुकदमे बनाइएगा। एक ज्ञापन एक बैंक के अंदर क्रूरता पैदा होने लग रही है, हमारे पास पैसे के ऊपर डकैती होने लग रही है, तो हम जो है आपको यहाँ पर ये कारोबार नहीं करने देंगे। तो वो लोग कहते थे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप सेंट्रल गवर्नमेंट लाइए, हम नहीं कहते ये बात, आप अपने डीसी को बुलाइए और ये ज्ञापन लीजिए हमारा, इस ज्ञापन के ऊपर आपने दस्तखत करके देने पड़ेंगे, आरबीआई से इसकी रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, तब हम जो नया कानून लागू करना देंगे, वरना नहीं करने देंगे। उसके अंदर भी राजनेताओं का जो विचार था, हमारे साथी जो उनके गुर्गे थे वो कहते थे ये बेमतलब की बात कर ले रहे कंडेला और इन लोगों ने मरवागत जाते रहो। आज वो पोजीशन आ गई। हम ये कहते थे आपने जो ये काम शुरू किया है, जिस कंपनी के साथ में ये लग रहे उस कंपनी से कहवाइए। मैं 1992 से हम इन कंपनियों का विरोध करने लग रहे हैं, बीमा वाली का, चाहे किसी का राज आया हो, मगर उस टाइम पे भी उन लोगों का जो है दिमाग में नहीं बात पड़ी। हम कहते थे आप ये बताइए किस प्रकार से हमारा जो है आप जो भी हमारा नुकसान होगा उस मुआवजे का कैसा जो है गुणक करोगे, किस प्रकार से होना चाहिए। लास्ट में 1997 में ये फाइनल हुआ। ऑल इंडिया के अंदर जो है जितने भी अर्थशास्त्री उनके सामने, मौसम विशेषज्ञों के सामने, अगर भाई ये बताइए आप इस किसान को किस साइड से ज्यादा जो है प्राकृतिक प्रकोप आता है। सारे मौसम विशेषज्ञ भी साथ में थे, वो कहने लगे कहीं से भी आ सकता है। फिर आप कैसे कहने लग रहे, इस देश में हुआ, इस संसार में हुआ, किधर से किधर चलती है। बोला हवा का क्या है, प्राकृतिक प्रकोप तो कहीं से आ सकता है, नहीं आ सकता। आप हमारे साथ में गलत काम करने लग रहे हैं। आपने एक बात ले लिया, अकबर दक्षिण के खाना का जो है हमने नुकसान ले लिया। बोला हाँ, दक्षिण के खाने से कभी नुकसान नहीं होता। फिर आपने उत्तर का नाम ले दिया और सारी कंपनियों ने वही मनवा लिया आपसे, रिश्वत खाना पानी दे करके। बोला ऐसा नहीं होगा। हर गांव हर जगह पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 97 में ये फाइनल करवाया, अब भाई एक जो है रास्ता बनाओ उत्तर का और एक दक्षिण का। हवा जो है पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व आएगी, तब जो है
किसान के ऊपर जो है संकट आएगा, वरना नहीं आ सकता। और उसके अंदर आगे गुणक की बात थी, वो बाकायदा मौसम विशेषज्ञ वाले बताइए आप जब बारिश का अनुमान पहले लगाते हैं, हैदराबाद में हमने इस बात पर डिस्कशन करी थी, आप जब मौसम के बारे में बताते हैं तो हमें ये बताइए उसके अंदर कितनी नमी है, कितना ओलावृष्टि का क्या कारण हो सकता है, वो मंडल का क्या कारण हो सकता है, वो आप वो बताइए। दूसरे देश से टेक्नोलॉजी लाइए और किसानों को जागृत किए, उसके बाद में इसको लागू कीजिएगा। या ये कंपनी का मालिक जो आपको जो ये मतलब लोबन देने लगा है जहां, उससे बतलाइए उसका कौन सा साइंटिस्ट है जो दूसरे देश में जाकर के इस बात का इलाज सीख करके आया हुआ। कहीं कोई जवाब नहीं था। और हमारे राजनेता ने कहते थे अब तुम न कहीं न कहीं ऐसे ठोके जाओगे सारी जिंदगी नहीं निकलोगे। मगर आज वो बात सामने, आपका जो है नुकसान होने लग रहा, उसका आंकलन नहीं किया जाने लग रहा। और आंकलन करते हैं तो नाम मात्र का, और उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो मतलब चावलूसबाज आदमी लागू हैं, वो पटवारी का कानों का नाम लेकर के 10 रुपए की थोड़ी दिहाड़ी दे करके और अपने कुछ आदमियों का नाम लिखवा करके कहते यहां तो हो गया सारा कुछ, यहां तो आए और मुआवजा मिल गया। ये तो बकवासबाजी करने वाले आदमी हैं, ऐसा नहीं। तो उसके लिए हमने जो है सब ने सचेत होना पड़ेगा। उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा बीच में प्रचार भी किया, हर तरह की बातें बतलाई गई।